नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। घमासान जारी, अब फ्लोर टेस्ट की बारी। जी हां, भरवाज की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे की सेना को राहत मिलने के बाद अब फ्लोर टेस्ट कराने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। इन सब के बीच भरवाज सरकार के लिए अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी खुद संज्ञान लेते हुए फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला ले सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भरवाज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसकी बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है और खबर ये भी है कि शिंदे की सेना के बिना भी बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर सीधे राज्यपाल से संपर्क नहीं करेगी, बल्कि ये संभावना है कि भरवाज से किसी छोटी पार्टी का कोई सदस्य फ्लोर टेस्ट की मांग के लिए राज्यपाल से संपर्क कर सकता है, क्योंकि एनडीए सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। और दूसरा विकल्प ये है कि राज्यपाल स्थिति का स्वतः संज्ञान ले सकते हैं और फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं। बीजेपी को भरोसा है कि फ्लोर टेस्ट के बाद मौजूदा एनडीए सरकार गिर जाएगी और वहीं से बीच कयासों का बाजार भी गर्म है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे की सेना के साथ गठबंधन में सरकार बनाएगी। बीजेपी ने सभी विधायकों को मुंबई और आसपास के इलाकों में रहने को कह दिया है, ताकि फ्लोर टेस्ट के दौरान सभी मौके पर मौजूद रहें। तो घमासान जारी और अब फ्लोर टेस्ट की बारी है, क्योंकि जो हालात महाराष्ट्र में बने हुए हैं, अल्पमत में महाविकास अघाड़ी की सरकार आ चुकी है और ऐसे में अब ये कयासों का बाजार इन बातों को लेकर गर्म है कि क्या अब राज्यपाल स्वतः ही इस पूरे मामले पर संज्ञान लेंगे या फिर किसी निर्दलीय विधायक के जरिए फ्लोर टेस्ट की मांग कराने को लेकर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और सवाल अब ये भी है कि अनाथ शिवसेना का आखिर नाथ कौन होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उद्धव ठाकरे मुश्किलों में घिरे हुए हैं, तो वहीं शिंदे सेना पूरी तैयार हो चुकी है। और ऐसे में बीजेपी लगातार दावा करेगी। बीजेपी के मुताबिक शिवसेना के पास मात्र 16 विधायक हैं, एनसीपी के पास 53 और कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि एनसीपी के 2 मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख जेल में हैं। ऐसे में बीजेपी का दावा है कि सरकार जो है गिर सकती है, क्योंकि एनसीपी के पास 51 का आंकड़ा ही बचता है ऐसे में। और इसको लेकर आपको बताएं कि एमवीए को 2 समाजवादी पार्टी के विधायकों और 3 निर्दलीयों का साथ मिल सकता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और अगर इन सभी नंबरों को जोड़ लिया जाए तो भी बहुमत सिद्ध जो है महाविकास अघाड़ी सरकार नहीं कर पाएगी। और इसीलिए बीजेपी साफ तौर पर दावा कर रही है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार जो है वो अल्पमत में है। हाँ, अब आपको ये बताते हैं कि उद्धव गुट और एकनाथ गुट में जो फर्क है वो क्या है। शिवसेना के अब सिर्फ 16 विधायक बचे हैं, क्योंकि बाकी बागी हो चुके हैं। एनसीपी 53, कांग्रेस 44, अन्य 13, यानी कि कुल मिला के 126 अल्पमत में महाविकास अघाड़ी सरकार। तो वहीं अगर शिंदे गुट की बात करें साफ तौर पर, तो जो बागी शिवसेना है वो 39 है, बीजेपी के 106 विधायक हैं और महाविकास अघाड़ी के बागी और 9 जो बाद में जुड़े थे। इसके अलावा एनडीए समर्थक की अगर बात करें तो 7 एनडीए के समर्थक, और इसके अलावा जो कुल पूरा आंकड़ा होता है बहुमत का, ये 161 है, जो कि साफ तौर पर बहुमत के आंकड़े को छूता है। इसीलिए अब ये साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव गुट जो है वो अब परेशान है, क्योंकि शिंदे गुट ने अपने आंकड़ों को बहुमत में लाकर ये साबित कर दिया कि वो सरकार बना सकती है। और ऐसे में ये जानिए कि विधानसभा भंग कैसे होती है। दरअसल राज्य के गवर्नर के पास 5 सालों से पहले विधानसभा भंग करने की शक्ति होती है, और अगर ऐसी स्थितियां बनती जो महाराष्ट्र में भी बनी हुई है, ऐसे में साफ तौर पर जो राज्यपाल है वो विधानसभा को भंग कर सकते हैं। और कैसे विधानसभा भंग होती, दरअसल ये हम आपको बता रहे हैं। किसी राज्य में चल रही गठबंधन सरकार अगर अल्पमत में आ जाए तो विधानसभा भंग की जा सकती है। और ऐसे में जो स्थितियां बनी हुई है ये साफ तौर पर ये बताती हैं कि महाराष्ट्र में किसी भी वक्त महाविकास अघाड़ी की सरकार जो है वो गिर सकती है।
चलिए अब फिलहाल हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस पर हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता इंद्रजीत भदौरिया जी हैं, आपका स्वागत करना चाहूंगी सर। इसके अलावा ताजुद्दीन अंसारी हैं जो कि पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के। इसके अलावा निरंजन पोद्दार जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। तो आप तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। और सबसे पहले बात की जाएगी इंद्रजीत जी आपसे, क्योंकि जो हालात महाराष्ट्र में चल रहे हैं सर, ये माना जा रहा है कि अंदर खाने बातचीत चल रही है और सामंजस्य बिठाया जा रहा है कि किस तरीके से जो शिंदे गुट के नेता हैं उनमें और बीजेपी में सामंजस्य बैठ पाए। कितनी सच्चाई इस बात पर? महाराष्ट्र में हम सबसे बड़ी पार्टी पहले भी थे, आज भी है। तो सत्ता भी जनता ने दी थी, तो हमारे ही गुट को दी थी। जो हमारा हिंदुत्व को लेकर हमारा जो गुट था, बाला साहब ठाकरे के आदर्शों पे चलने वाला गुट था, तो इसी को सत्ता मिली। मगर वो बीच में कुछ उधर ठाकरे के मन में कुछ ऐसा फसूल आया कि ऐसी पार्टियों से हाथ मिलाया कि जिनका जो है ना हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्रवाद से कोई उनका दूर का रिश्ता नहीं है, ऐसों के साथ चले गए। तो मैं इस लगातार इसमें एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि शरद पवार को बाला साहब ठाकरे जब तक जिंदा रहे, कभी शरद पवार को उन्होंने साथ नहीं डाली, कभी अपने नजदीक नहीं आने दिया। और शरद पवार ने वही चीज अपने मन में रखी और उद्धव ठाकरे को आके ऐसी गुगली घुमाई कि आज वो सही के भी नहीं रहे। आज उनसे सत्ता तो जाई जा रही है। आज वो लगता है कि उसने कहीं शिवसेना का जो सिंबल है वो भी न चला जाए। इस तरह से आज उनके साथ तो शरद पवार अभी तक भी नहीं बच रहे हुए। पहले दिन ही उद्धव ठाकरे समझ गए थे बात को, तो वो इस्तीफा देने लगे थे। अगर शरद पवार ने उसको इस्तीफा देने से अभी तक रोका है, तो शरद पवार सोच रहे हैं कि इनको और कितना नंगा किया जाए, उसमें लगेगी कितने इनको बेसिक और किया जाए। हम सामने दिखाई दे रहा है कि सारी शिवसेना तो छोड़ के चली गई आपको, बच्चे आपके पास कुछ है नहीं, तो बेसिक होने में कोई फायदा हो रही है। तो उद्धव ने जो अपना निर्णय लिया सही लिया, मगर शरद पवार उनको अच्छी तरह से निर्णय लेने नहीं दे रहे कि क्यों बेसिक हो लोग ज्यादा ही है तो बेसिक हो गए जाओ की तरह। अब आपको लता जी अपनी बताना चाहूंगा, यह बड़ी पार्टी है, बिल्कुल अगर ऐसा कोई मौका आता है, हालांकि तो अभी तक हमारी ऐसी कोई चर्चा नहीं है, मगर हमारी तैयारियां पूरी है और बिल्कुल आत्मविश्वास है। अगर शिंदे जी हमसे समर्थन मांगेंगे, हमारे साथ आएंगे, तो बिल्कुल हम सरकार बनाएंगे। तैयारी बीजेपी की पूरी है। अंसारी जी आपके पास में आना चाहूंगी, क्या कहिएगा? महाविकास अघाड़ी सरकार अब टूटी गई, अल्पमत में आ चुकी है, कैसे बचाएंगे सरकार? अब फ्लोर टेस्ट की बारी लग रही है, अब क्या कहेंगे? संविधान से चलेगा देश, विधानसभा लोकसभा संविधान से चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो संविधान कहेगा वो होगा जी। जबरदस्ती करने को सरकार लग जाएगी। अगर उनके खिलाफ हुआ है तो उन्हें फ्लोर तक होना पड़ेगा, और ये जो कुछ भी होगा ये फैसला विधानसभा में होगा। ऐसा नहीं है कि आपको मेरे बात कहने से चीजें हो जाए। कहा तक हिंदुत्व का और दूसरे समाज की बात है, हिंदुस्तान के सारे समाज का है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, हजारों सैकड़ों मजहब है, हजारों हमारे यहाँ बोलियां है, जिसकी है, तमाम प्रदेश है, तो अंसारी जी संविधान तो अब यही कहता है कि अगर सरकार अल्पमत में आ जाए तो फिर राज्यपाल को इसको लेकर फैसला करना पड़ता है। अब अल्पमत में सरकार आ चुकी है, विधानसभा को भंग करने के चांसेस लग रहे हैं, क्या करिएगा? सुप्रीम कोर्ट जाइएगा? हाँ, ये तो हमारा संविधान में हक है राज्यपाल को, वो विधानसभा को भंग करके चुनाव की बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है विधानसभा को भंग कर दिया जाए और सब लोग चुनाव में जाए दोबारा से। और यहाँ तक शरद पवार की ताल्लुक है, ऐसा नहीं है, वो भी अच्छे इंसान है, बड़े आदमी है। और आप एक बात देखिए, उद्धव ठाकरे जी ने बहुत बड़ा फैसला किया था, जो हिंदुत्व की बात करते थे, तो तमाम वहाँ पे लोग उससे पहले बड़े झगड़े फसाद उत्तर प्रदेश के बिहार के लोगों की कारदास्ती होती थी, उद्धव ठाकरे ने उससे विराम लगा दिया था। और ये शरद पवार जो कांग्रेस में मिलकर और अन्य और जो लोग थे, उन्होंने मिलकर सरकार बनाई और सरकार चलाई। तो वो फूट का जहाँ तक ताल्लुक है, तो राजनीति है, और राजनीति के लिए हमारे हिंदुस्तान में संविधान है, गवर्नर को पावर है, गवर्नर को ताकत है।
मैं तो यही बात कहूंगा कि संविधान में जो बात होगी उसी पर अमल होगा। चलिए, संविधान में जो बात होगी उसी पर अमल होगा, ये कह रहे हैं अंसारी जी। तो मैं निरंजन जी आपके पास में आना चाहूंगी और समझना चाहेंगे कि अब जो स्थितियां महाराष्ट्र में बनी हुई हैं सर, ऐसे में संविधान क्या कहता है आपके हिसाब से? देखिए, ऐसा है लता जी, संविधान के हमारे देश का जो संविधान है इसके अंदर बहुत कई रस्ते इसके अंदर बनते हैं और अगर वास्तव में देखेंगे तो नैतिक आधार पे भी और संवैधानिक आधार पे भी अब ये जो सरकार जो अभी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, ये कहीं ना कहीं अब मेरे हिसाब से सत्ता में रहने के लिए योग्य नहीं है, चाहे इसको नैतिक रूप से कहें चाहे इसको संवैधानिक रूप से कहें, क्योंकि इनके यहाँ से समझ लीजिए लगभग 50 इनके विधायक इनके यहाँ से टूट चुके हैं और ये अल्पमत में आ चुके हैं। अल्पमत में और उसके अलावा एक चीज और समझ के चलिए, 55 विधायकों में से और लगभग 40 विधायक अगर अपनी ही सरकार से अपनी ही पार्टी से असंतुष्ट हैं तो नैतिकता के आधार पर भी मेरे हिसाब से इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब रही बात, अगर मैं बात करूं आपकी संभावनाओं की, तो संभावनाओं के अंदर मेरे हिसाब से अभी एक बार अगर मान लीजिए ये विधायक अगर राज्यपाल जी के यहाँ, कोश्यारी जी के यहाँ अगर ये परेड करते हैं और अपना बहुमत दिखाते हैं और साथ में अपनी एक अलग से चिट्ठी देते हैं और उसमें कहते हैं कि भाई हम शिवसेना के साथ नहीं है, हमारा अलग गुट है, तो कोश्यारी जी के पास भारतीय जनता पार्टी को भी सरकार बनाने के लिए न्योता देने का उनके पास भी अधिकार है। और उसके बाद में अगर भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाती है और फ्लोर टेस्ट पास कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से वो संवैधानिक रूप से होगा। और दूसरी एक स्थिति ये भी बन सकती है कि एक बार के लिए विधानसभा निलंबित की जा सकती है। तो विधानसभा भंग करने की बात मेरे हिसाब से अभी तक कहीं पे भी उचित नहीं है, निलंबित की जा सकती है। निलंबित करने का मतलब ये है कि भाई आगे जाकर के जो भी कोई पार्टी अगर अपना बहुमत साबित करने की स्थिति में हो तो वो सरकार बनाने की, क्योंकि कोई भी राज्यपाल ये नहीं चाहता है कि भाई जनता के ऊपर दोबारा से चुनाव का बोझ आए। तो इसलिए मेरे हिसाब से एक बार सरकार निलंबित की जा सकती है और उस निलंबन की जो अवधि होती है वो 6 महीने की लता जी होती है। अब मैं बात करता हूँ शिवसेना की राजनीति पे, जो अभी खान साहब कह रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वक्ता कह रहे थे। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने प्री पोल अलायंस किया था और उसके बाद में एक सत्ता प्राप्ति के लिए या यूं कहें कि सत्ता के लालच के अंदर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने और अपना एक राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए या यूं कहूं कि जो अपनी जो उनकी सलाहकार मंडली है, पता नहीं कौन है, चाहे वो संजय राउत जी हो चाहे अन्य कोई हो, हमें नहीं पता कौन है, लेकिन जो उनको सलाहकार मंडली है उन्होंने उनको जिस ट्रैक पे पहुंचाया है वो केवल अपनी ख्याति ही, अपनी सरकार ही खराब नहीं कर पाए हैं, उनकी अपनी ख्याति के अंदर भी आप ये मान के चलिए बहुत ज्यादा गिरावट आई है। और आज आपको मैं बता दूं उनकी पार्टी के संगठन और उनकी पार्टी के ऊपर भी एक संकट का बादल मंडराया हुआ है। और आप एक चीज और समझिए लता जी, देखिए उनके सलाहकारों की आप बुद्धि देखिए, कितने विवेकशील लोग हैं, इस चीज का अंदाजा आप इसी चीज से लगा लेंगे कि आज वो शिवसेना को बचाए रखने के लिए उस व्यक्ति से मदद मांग रहे हैं, यानी कि शरद पवार जी से मदद मांग रहे हैं जो शुरू से शिवसेना को निगलना चाहते थे। यानी कि आज तक जब से शिवसेना और शरद पवार जी ने जब से कांग्रेस से अलग हट करके अपनी एनसीपी बनाई है, उसके बाद में वो जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना या अन्य दलों को निगलना चाहते थे, उन्हीं शरद पवार जी से अब ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए या अपने संगठन को बचाए रखने के लिए ये उनसे मदद मांग रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए, ये तो वो वाली बात हो गई कि शिकार खुद शिकारी के पास जाकर के कहे कि भाई मुझे बचने का रास्ता बताइए। तो कहने का तात्पर्य यही है लता जी कि आज जिस तरीके से इनकी जो राजनीतिक परिपक्वता नजर आई है कि भाई इनके यहाँ से इनकी काख के अंदर से 40 विधायक इनके लिए निकाल लिए गए। पहले 34 विधायक, पहले इनके यहाँ 28 विधायक गए, उसके बाद में 34 हुए, 34 के बाद में 37 हुए, 37 के बाद में अब 40 हो गए। और आप ये चीज देखिए, सबसे बड़ा ताज्जुब की बात है कि सरकार के जो कर्तव्य करता है वो ये कहते हैं कि हमारे विधायकों का और हमारे मंत्रियों का अपहरण कर लिया गया। कितनी हास्यास्पद बात है। अगर वास्तव में आप सही बोल रहे हैं लता जी तो आपको उसी में रिजाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि आप अपने
विधायकों के अपने मंत्रियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, अगर कोई नाक के नीचे से उनका अपहरण करके ले जाता है, तो आप महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता की सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकते हैं? तो आपके क्या बयान है, आप क्या बोल रहे हैं? आप लगातार अपने बैट को विकेट पे मार के हिट विकेट हो रहे हैं और आपको ये चीज समझ ही नहीं है। तो ये सारी चीजें देख करके मेरे हिसाब से शिवसेना का आने वाला भविष्य अब बहुत अंधकार में है। मेरा तो ये शिवसेना का आने वाला भविष्य जो है वो अंधकार में, ये आप कहें तो अंसारी जी, इस तरीके से अगर हम बात करें, जब सरकार बनाई गई थी महाविकास अघाड़ी की, तो काफी सपने देखे होंगे कांग्रेस पार्टी ने कि चलिए अलग राज्यों में तो हम सिमट ही रहे, एटलीस्ट महाराष्ट्र में रहेंगे, गठबंधन में ही क्यों ना रहे। तो क्या वही सबसे बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी की थी? क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग विचारधारा के लोगों ने मिलकर सरकार बनाई, क्या ये उसी का खामियाजा आप इसको समझ रहे हैं या फिर कोई और वजह? क्या वजह आप इसके पीछे मान रहे हैं जो हालात हो चुके हैं महाराष्ट्र में? जैसा आप कहेगा ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस ने जो इस तरीके से समर्थन किया था, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद में कांग्रेस ने कैसे सवाल की हो, उन्होंने सरकार बनाई और सरकार ने बहुत अच्छा काम भी किया। सरकार ने वहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा काम किया। आज तक कोई परेशानी की बात। 100 करोड़ की वसूली गिरी, कितने करोड़ की सर? 100 करोड़ की वसूली बात बताइए। सेव सुन लीजिए, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। देखिए सच्चाई के पीछे जवाब है। तो कौन वफादार है अंसारी जी आपके हिसाब से? क्या जो शिंदे सेना है वो वफादार है, या फिर जो शिवसेना है वो वफादार है, कांग्रेस पार्टी के नेता वफादार है, फिर एनसीपी के नेता जिन पर आरोप लग रहे हैं? आप विश्लेषक है, लेकिन पवार जी का ताल्लुक है वो पुराने चावल है और खुशबूदार चावल है, इससे कोई दो राय नहीं। अगर पवार जी ने किया तो उन्होंने शिवसेना का साथ दिया और शिवसेना को सरकार में लाके दिखाया। ये पवार जी का एहसास रहा, कांग्रेस का ये एहसास रहा। कांग्रेस का कोई आदमी करने की जवाब पे मानना चाहूंगा, एक बार जवाब लेते हैं उसके बाद। मैं अभी अपने भाईजान से ये बात कहना चाहूंगा कि आगे देखते रहिए क्या होगा, हिंदुस्तान संविधान से चलेगा। चलिए पोद्दार जी जवाब दीजिए, उसके बाद हम इंद्रजीत के पास इंद्रजीत जी के पास आएंगे। जवाब दीजिए पोद्दार जी। हमारा कानून लिखा गया था बाबा साहब भीमा अम्बेडकर ने। जी खान साहब, मैं बोल रहा हूँ कुछ। जी खान साहब, उसके बाद में काफी लोग, सभी जाति के लोग बैठ के उन्होंने संविधान लिखा। संविधान में बहुत कुछ है, बहुत कुछ छुपा हुआ है। आप बिल्कुल बेफिक्र कर रहे हैं, संविधान के दायरे में। चलिए पोद्दार जी का इस पर रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद भगवान जी के पास आएंगे। पोद्दार जी। खान साहब सरकार बनेगी, खान साहब तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। खान साहब अब मेरी बात सुन लीजिए। आपने जो कहा कि शरद पवार जी बहुत पुराने चावल है, बिल्कुल ठीक, आपकी बात से मैं एकदम सहमत हूँ। शरद पवार जी जहाँ से सोचना बंद करते हैं, शरद पवार जी वहां से सोचना चालू करते हैं। मैं आपकी बात में ये बात और जोड़ता हूँ और आपको एक चीज और बताऊं, ये जो सरकार बनी थी, ये शरद पवार जी ने सरकार चलाने के लिए सरकार नहीं बनाई थी। आप एक बात बताइए लता जी, इस चीज को आप खुद समझिए कि आज तक जब भी महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर संकट आया है, शरद पवार जी ट्रबल शूटर बन करके और सामने आए हैं और उस सिस्टम को बिल्कुल इन्होंने 1-2 दिन में 3 दिन में बिल्कुल पटरी पे ला करके सेट कर दिया। इस बार ऐसा क्या हुआ कि आज 10 दिन हो गए, शरद पवार जी कहीं ना कहीं केवल सलाहकार की मुद्रा में है, लेकिन ट्रबल शूटर की मुद्रा में हमें नजर नहीं आ रहे। मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि शरद पवार जी ने 2019 में महाविकास अघाड़ी की सरकार बना करके अपना दाव चल चुके थे। वो उनका एक ही मकसद था कि शिवसेना को जैसे भी करके, और एक जो इनका हिंदुत्व का जो इनका परंपरागत इनकी जो फाउंडेशन का जो एजेंडा था, उससे हटा करके ना इनको घर का छोड़ना है और ना इनको घाट का छोड़ना है। और अब शरद पवार जी वो काम अपना भली भांति कर चुके हैं। कांग्रेस ऑलरेडी महाराष्ट्र में पहले ही आईसीयू के अंदर है, आपको पता होगा। अब पार्टी बची केवल 2, एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी। आगामी जो भी चुनाव होगा लता जी, शरद पवार जी की सोच ये है कि अब उस चुनाव के अंदर मुख्य रूप से दो पार्टियों के बीच में मुकाबला होगा,
भारतीय जनता पार्टी और शरद पवार जी की एनसीपी के बीच में। तो मेरे हिसाब से यानी कि साफ तो आपका ये कहना है कि शिवसेना खत्म हो चुकी है, क्योंकि शिंदे गुट नया बन चुका है जो कि बीजेपी के साथ जा रहा है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इस पर भदौरिया जी आपसे मैं रिएक्शन लूंगी। भदौरिया जी आपके पास में आना चाहूंगी, एक मिनट। भदौरिया जी का रिएक्शन इस पर लेते हैं। बिल्कुल, पोद्दार जी आपके पास वापस में लौटूंगी। भदौरिया जी, जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है, हालांकि देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और तमाम नेताओं से बातचीत भी की जा रही है, तो क्या ये माना जाए कि अब जो संशय की स्थिति वो तो क्लियर हो चुकी है, अब क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर इतनी दौड़ धूप हो रही है कि क्या शिंदे को डिप्टी सीएम बना दिया जाए? लता जी, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मुख्यमंत्री और मंत्री की दौड़ लगे। हमारे यहाँ बड़े साधारण तो सब थोड़ा इजी बेस को हो जाता है और देखना बड़े इजी। अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारे मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, इसमें कोई सत्यवादी बात नहीं है। मगर इनके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि जब ये देर सरकार बनी, जिसका कोई पेड़ ही नहीं था, देर सरकार जब बनी तो पता नहीं उसी दिन से शिवसेना का शुरू हो जाता है। शिवसेना उसी दिन पकड़ के रास्ते में चल पड़ी और जब इन्होंने 30 साल वो पीट के मारा गया, वो भी पुलिस के सामने, और एक सरकार ने उसने कुछ नहीं किया, मुक्त बंधन बनी रही। और जब उनको पकड़ा भी तो एक आध महीने बाद खाना पूर्ति करके और मुल्जिमों को छोड़ दिया। सबसे पहली गलती इन्होंने वहां कर दी। वहां महाराष्ट्र की इतनी जनता है, सबने सोचा कि अब यहाँ हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं बची है इस सरकार के बीच में। दूसरी फिर गलतियां फिर क्या है कि जिन्होंने जो सरकार बनाई थी, देश की नीति तो बनी नहीं थी, वो तो एक नीति ऐसी थी कि हम आ जाए और सीधे इस महाराष्ट्र को लूटे और बर्बाद करें। तो वहां पर किस तरह से उगाई शुरू हुई, 100 करोड़ की उगाई। आप सोचिए, एक छोटा सा दावेदार, कोई खास ज्यादा वो नहीं होती है, तो ज्यादा 20 इंस्पेक्टर या कुछ लगाते हैं, उसको इतना बड़ी पावर दी गई कि वो कमिश्नर को बड़ा हो गया। और जब उसके घर से तलाशी ली गई थी तो 1-2 करोड़ की गाड़ियां मिली थी उसके घर से, तो कितना उसको पावर देके वसूली में लगाया गया। तो 2 करोड़ की वसूली करी मंत्री ने भी उसके पास, वो मैं कह रहा हूँ कितना। और ये राज खोलना जाए जिसकी गाड़ी दी थी बक्सों की हिरेन, तो बक्सों की हिरेन की पहले गाड़ी उनकी, फिर पता चला कि कहीं राज न खुल जाए तो उसकी हत्या करें, उसकी डेड बॉडी को समुद्र में फेंक दिया गया। कितने लैपटॉप और उसके जो हार्ड डिस्क थी वो समुद्र में फेंक दिया। तो कितना षड्यंत्र रचा है सरकार ने। मगर कहते हैं ना कि जांच एजेंसियां वो होती है कि किसी को बांधती नहीं है, वो कहां से खुल के ले आती है तो वही हुआ। आज इनके मंत्री भी जेल में बंद है। एक फिर इनके दूसरे मंत्री बड़बोले जो बहुत ही जिनके रिश्ते कहाँ निकले, जो हमारे देश का सबसे मोस्ट वांटेड है, उसके साथ उसके रिश्ते निकले। जो हमारे बम्बई में सीनियर बम ब्लास्ट में जो उसका हाथ था दाऊद इब्राहिम, उसके साथ के मंत्री के जो है आप जुड़े निकले। तो ये सरकार नहीं थी, ये तो बस आए थे कि किसी तरह से महाराष्ट्र को बर्बाद करना है, लूटना है और शिवसेना हमारे साथ अपने आप से लग जाएगी। बहुत बड़ा ऐसा खेल था, उस खेल में और जो कहते हैं ना जो राजा का जो वकील का काम कर रहे थे वो कर रहे थे सवाल, तो सवाल अपने मंत्रा में बिल्कुल। चलिए, तमाम आरोप जो महाविकास आघाड़ी सरकार पर लगे, हालांकि फिलहाल जो स्थितियां महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के मुश्किलें बढ़ी हुई हैं अपने आप में, हालांकि ये वक्त बताएगा और आने वाले जो 48 घंटे बेहद ज़्यादा अहम है, क्योंकि इन घंटों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या अब फ्लोर टेस्ट होगा या फिर जो अन्य तमाम जो अटकलें लगाई जा रही हैं उसका कुछ महाराष्ट्र में खेल देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इंद्रजीत जी आपका भी, ताजुद्दीन जी आपका भी, निरंजन पोद्दार जी आपका भी। तो लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र में आपको बताएं कि जो सियासी उठापटक चल रहा है, इसी बीच में जिस तरीके से जो उद्धव गुट और शिंदे गुट की जो बगावत आमने सामने है, इसको लेकर साफ तौर पर ये बार बार कहा जा रहा है कि अब ये हो सकता है कि इस पूरे मसले को लेकर
राज्यपाल कोई एक्शन ले, स्वतः संज्ञान लेकर इस पूरे मसले पर इसे निपटारा करने के लिए हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट को लेकर आगे प्रस्तावना डाली जाए। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आगे जो 48 घंटे हैं महा विकास अघाड़ी सरकार के लिए कितने कठिन हैं, कितने आसान हैं, या फिर क्या रास्ते आगे खोलने वाले, फिलहाल ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो यही है कि अल्पमत में महा विकास अघाड़ी की सरकार आ चुकी है, जिसका फायदा साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस उठाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।